नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम आज पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय, यानी कि उसका विस्तार, स्थिति, आकार, आकृति, ये सब हम इस राजस्थान के भूगोल का जो सामान्य परिचय उसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति को हम तीन संदर्भ में देखेंगे। विश्व के संदर्भ में राजस्थान को, इसकी स्थिति को हम तीन संदर्भ में देखेंगे। विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में और एशिया के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम विश्व के संदर्भ में इसको देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आपको इन वीडियो का लाभ मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति पढ़ते हैं विश्व के संदर्भ में। ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब को यदि हम 36 दो भागों में बांट दें, ये जो 36 काल्पनिक रेखा खींची है इसको कहते हैं अक्षांश। तो यदि अक्षांश में काट दें तो ये दो गोलार्धों में बांटता है। एक तो ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार इसको यदि इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनली काटें तो भी ये दो गोलार्धों में बांटता है। ये जो काल्पनिक रेखा ये कहलाती है देशांतर रेखा, और ये भी इस ग्लोब को दो भागों में बांटता है। एक इधर का हिस्सा जो है वो कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। इस तरीके से चार इसके टुकड़े हो जाते हैं। हमारा जो राजस्थान है उसकी कंडीशन विश्व में यहाँ पर है। ये जो कंडीशन है राजस्थान की, ये कौन सी है? ये जो स्थिति है ये उत्तर पूर्वी स्थिति है। यानी कि इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा राजस्थान है उसकी विश्व की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा राजस्थान स्थित है। अब यदि हम बात करें, देखिए विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर हम बात करें एशिया में, ये देखिए एशिया है। इस एशिया के भी यदि चार बराबर भाग बांटे, इधर से ये दो टुकड़े कर दिए तो ये तो हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी। ये पश्चिम और ये पूर्व, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे दक्षिण। यहाँ पे गोलार्ध नहीं आएगा, भाग आएगा। देखिए दो भाग हो गए। अगर इस तरीके से काट ले तो ये हो जाएगा पूर्वी भाग और ये पश्चिम भाग। अगर इसको लैटिट्यूडली इस तरीके से 36 काटेंगे तो ऊपर का भाग जो है उत्तरी भाग और नीचे का भाग दक्षिणी भाग। तो एशिया में अब देखो ये है हमारा भारत, ये रहा। तो यहाँ पर राजस्थान भी इसी के अंदर होगा, इस भारत के अंदर ही। तो अब ये स्थिति कौन सी है? ये स्थिति है पश्चिम दक्षिणी, दक्षिण पश्चिमी या पश्चिम दक्षिणी। तो एशिया में राजस्थान की स्थिति जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में एशिया में। अब यदि हम बात करें भारत में, तो भारत भी, ये हमारा भारत है, इसको भी चार बराबर भागों में बांट लेते हैं। एक तो ये बीचों बीच इसमें से ये हिस्सा, और ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग, और इस तरीके से इसको काट ले तो ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग। अब देखिए कौन से हिस्से में स्थित है राजस्थान के? ये गोलार्ध नहीं होगा, यहाँ पे भाग होगा, दिशा होगी या भाग होगा। देखिए ये हमारा राजस्थान है यहाँ पे, तो ये हो गया उत्तर और ये पश्चिम, यानी कि उत्तर और पश्चिम। भारत में राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से है? भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पश्चिमी भाग में है, उत्तर पश्चिमी दिशा में है या उत्तर पश्चिमी भाग में है। और देखिए अब वापस से एक बार तीनों को एक साथ रिपीट कर लेते हैं। विश्व जो है, विश्व में राजस्थान की जो स्थिति है वो अगर अक्षांश और देशांतरीय या फिर गोलार्ध के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति जो है वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है। अगर एशिया में देखी जाए तो एशिया में है, एशिया में अभी हमने देखा दक्षिण पश्चिमी दिशा में, दक्षिण पश्चिमी दिशा में। भारत की स्थिति यदि देखें तो उत्तर पश्चिमी दिशा में, उत्तर पश्चिमी दिशा में, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में, एशिया के दक्षिण पश्चिम दिशा में, और विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। देखिए यहाँ पर यदि प्रश्न बनता है कि भाई राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही कथन है, तो ये तीनों ऑप्शन अगर आपको देता है और चौथा कोई और ऑप्शन दे देता है तो यहाँ आप इन तीनों ऑप्शनों को ध्यान में रखना है कि विश्व में राजस्थान की स्थिति
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है और भारत में राजस्थान की स्थिति जो है वो उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हमने देखा स्थिति दिशाओं के हिसाब से। अब हम देखेंगे कि भाई सूर्य के सापेक्ष जो है राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से है। सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 तरीके से बात करेंगे। सूर्य जब जिस तरीके से सूर्य पृथ्वी जो घूमती है तो सूर्य किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर गिरती है उसकी किरणें, और उस कंडीशन में राजस्थान की क्या स्थिति बनती है। तो सबसे पहले, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तब क्या कंडीशन बनती है। देखिए, अब हम सबसे पहले भूमध्य रेखा कहाँ है वो सब देख लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर ये काल्पनिक रेखा खींची जाती है जो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। 0 डिग्री अक्षांश पर इस तरीके से जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं वो अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं, और जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है वह भूमध्य रेखा कहलाती है या विषुवत रेखा कहलाती है। और जैसे जैसे इसके दोनों तरफ चलते जाते हैं तो अन्य काल्पनिक रेखाएं इसको काटती हैं और उनको कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं। यहाँ पर इससे 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, ये 2 भागों में बांटता है इसको। जो विषुवत रेखा है ये इस गोलार्ध को 2 भागों में बांटते हैं, इस गोले को, पूरी पृथ्वी को या विश्व को। तो 2 भागों, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। जैसे जैसे विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये ऊपर की तरफ जो काल्पनिक लाइनें हैं उनको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और नीचे की तरफ जो काल्पनिक लाइनें होती हैं उनको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री जो अक्षांशीय स्थिति है उत्तर की तरफ भी और दक्षिण की तरफ भी, उन पर देखिए 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो स्थिति है इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो रेखा स्थित है उसको कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है। और जैसे ही इसके ऊपर इससे आगे और चलते हैं तो इससे आगे जब हम चलते हैं तो ये स्थिति बनती है 23.5 डिग्री की, और इससे ऊपर ये 23.5 डिग्री, और ये इससे नीचे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। 23.5 डिग्री के बाद 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ आर्कटिक व्रत कहलाता है। और 90 डिग्री पर, ये जो 90 डिग्री की लाइन है, इस 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव होता है। ये 90 डिग्री का होता है लाइन, इस पर क्या है, उत्तरी ध्रुव है। इसी प्रकार से नीचे 66.5 डिग्री पर ये जो है वो अंटार्कटिक व्रत है, और सबसे नीचे 90 डिग्री के बिंदु पर ये क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। अब देखिए, सूर्य की स्थिति अगर हम देखें तो जब सूर्य इस विषुवत रेखा पर चमकता है, यहाँ पर सूर्य है और ये विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। जब ये सीधा विषुवत रेखा पर चमकता है तो यहाँ पर उच्च तापमान की स्थिति बनती है। विषुवत रेखा के आसपास उच्च तापमान की स्थिति बनती है। देखिए, ये हमारा राजस्थान यहाँ पे है, ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, राजस्थान हो गया। अब देखिए, राजस्थान के बिल्कुल नीचे से होते हुए यहाँ पर निकलती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा निकलती है, और इधर से यहाँ 23.5 डिग्री मकर रेखा निकलती है। जब देखिए, जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है तो उस कंडीशन में विषुवत रेखा के आसपास की जो तापमान है जो वो काफ़ी उच्च हो जाता है, और उच्च तापमान होने के कारण जो व्यापारिक पवनें आती हैं वो पवनें यहाँ आती हैं, और उच्च तापमान के कारण वो गर्म हो जाती हैं और गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती हैं। लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाती है तो वायुमंडलीय दबाव के कारण वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है। तो यहाँ पर तापमान की स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा होती है, उच्च तापमान होता है, तो यहाँ वार्षिक जो वर्षा है वो भी काफ़ी अधिक होती है। तो इस वजह से यहाँ पर उच्च तापमान की वजह से उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, और अधिक वर्षा होने के कारण सदाबहार वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। यानी कि ये जो बीच का हिस्सा है, इस हिस्से में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद अब जैसे जैसे
हम उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ चलते हैं, वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। जैसे हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो वहां पर सूर्य की किरणों का तिरछापन सबसे अधिक हो जाता है। तो ये जो सूर्य की किरणों का तिरछापन है, ये राजस्थान में भी अगर बात करें तो देखिए राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर सूर्य की किरणों का सीधापन थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब सीधापन होता है। लेकिन इसके उत्तरी भाग की यदि बात करें तो वहाँ पर सूर्य की किरणों का तिरछापन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये है राजस्थान, ये देखिए यहाँ सूर्य है, तो ये सूर्य की सीधापन यहाँ होगा और इससे ज़्यादा तिरछापन जो है वो ऊपर उत्तर की तरफ होगा। तो राजस्थान में सूर्य की किरणों का तिरछापन और सीधेपन से भी संबंधित प्रश्न यहाँ बन सकता है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो उच्च तापमान के कारण व्यापारिक पवनें गर्म होकर ऊपर उठती हैं और वायुमंडलीय दबाव के कारण ठंडी होकर बारिश करती हैं, इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास अधिक बारिश होती है और यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। सूर्य के सीधा चमकने के कारण उच्च तापमान होता है, जिसे हम दोनों ध्रुवों की ओर जाते हैं, सूर्य का तिरछापन बढ़ता जाता है। अब देखिए राजस्थान के संदर्भ में हम तिरछापन की बात करेंगे। देखिए ये 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा होती है, एक मिनट, जो कर्क रेखा होती है वो इस तरीके से गुजरती है, इस तरीके से गुजरती है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में से होते हुए, और यहाँ पर ये विषुवत रेखा होती है 0 डिग्री, यहाँ सूर्य चमकता है। तो देखिए सबसे सीधापन सूर्य का जो सबसे अधिक सीधापन होता है वो बांसवाड़ा में होता है। उसके बाद उससे अधिक तिरछापन जो होता है वो डूंगरपुर में होता है। फिर डूंगरपुर के बाद प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ के बाद इधर ये क्या आ गया झालावाड़ में, झालावाड़ के बाद उदयपुर में, और उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ में। इस प्रकार से सूर्य का तिरछापन बढ़ता जाता है। और सर्वाधिक तिरछापन की यदि बात करें तो देखिए सर्वाधिक सूर्य का तिरछापन जो गंगानगर में होता है, सेकंड नंबर पे। सर्वाधिक तिरछापन जो है सूर्य का वो गंगानगर में, सेकंड नंबर पे हनुमानगढ़ में, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है बीकानेर, फिर चूरू, और चूरू के बाद झुंझुनू। तो इस तरीके से सूर्य के तिरछापन का क्रम जो है वो चलता है। अब यदि प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, दोनों तरफ की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले यहाँ सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की तरफ चलते हैं तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। दक्षिण से उत्तर की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं तो सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वो बढ़ता जाता है, और यदि उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं तो सूर्य की किरणों का सीधापन बढ़ता जाता है। अब प्रश्न यदि ये पूछा जाए कि भाई सही सूर्य की किरणों का के तिरछापन का आरोही क्रम या अवरोही क्रम क्या है? तिरछेपन का आरोही क्रम, तिरछेपन के आरोही क्रम से मतलब हो गया कि तिरछापन आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, तो सबसे कम तिरछापन, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, वो किस प्रकार से है? तो आरोही क्रम होगा तिरछेपन का। सबसे पहला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, और इस तरीके से बढ़ते हुए अगर ऊपर की तरफ जाएं तो बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, सबसे लास्ट में गंगानगर। आरोही क्रम में यदि अवरोही क्रम की बात करें तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, और फिर नीचे आते हुए सबसे लास्ट में इधर आ जाएगा प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये है सूर्य की किरणों का तिरछापन और सीधापन। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में सूर्य सबसे सीधा चमकता है, मतलब सबसे कम तिरछापन सूर्य का कहाँ होता है? बांसवाड़ा में होता है। राजस्थान में सूर्य का सबसे ज्यादा तिरछापन कहाँ होता है? गंगानगर में होता है। राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम, सीधेपन का आरोही क्रम से मतलब क्या है वो समझ ले। सबसे पहले सीधेपन का आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है कि भाई सबसे कम फिर उससे ज्यादा, तो सबसे हम बात कर रहे हैं किसका? सीधेपन का आरोही क्रम। तो सबसे कम सीधापन कहाँ होता है? जहाँ सबसे ज्यादा तिरछापन होगा, तो सबसे ज्यादा तिरछापन होता है गंगानगर में, उससे कम हनुमानगढ़ में, उससे कम डूंगरपुर में। तो ये सीधा तिरछापन की बात करते आ रहे हैं। जैसे जैसे तिरछापन कम होता जाएगा सीधापन बढ़ता जाएगा, और सर्वाधिक सीधापन कहाँ होता है? बांसवाड़ा में होता है। तो ध्यान से यहाँ पे इस चीज को, कंसेप्ट को समझ लें कि राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम, सीधेपन और तिरछेपन को ध्यान से समझ लेंगे तो बिल्कुल सिंपल सब चीजें आ जाएंगी। सीधेपन का आरोही का मतलब सबसे कम सीधापन और सबसे अधिक सीधापन अंत में, और सबसे कम पहले। सबसे कम सीधेपन से मतलब है सबसे ज्यादा तिरछापन, तो सबसे ज्यादा तिरछापन गंगानगर, और सबसे अधिक सीधापन जो है वो
बांसवाड़ा। अगर इसका उल्टा पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सूर्य के तिरछापन का आरोही क्रम, तो इसको उल्टा लिख देंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चलते चलते हनुमानगढ़ और गंगानगर। दूसरी चीज यहाँ पे, राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर सूर्य का तिरछापन बढ़ता है। दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर, अभी बताया कि भाई कर्क रेखा के आसपास, फिर उससे ऊपर चलते जाएंगे और जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ चलते जाएंगे वैसे सूर्य का तिरछापन काफ़ी अधिक होता जाएगा। तो जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की तरफ हम चलते हैं तो सूर्य का जो तिरछापन है वो बढ़ता जाता है, और उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर सूर्य का सीधापन बढ़ता जाता है। अब राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का सही क्रम क्या है? सीधेपन का सही क्रम, सबसे अधिक सीधापन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और उदयपुर। और यदि तिरछापन का सही क्रम पूछा जाए तो सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, ये सब। अब यहाँ तो हमने किसकी बात करी कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है तो भूमध्य रेखा के आसपास का जो जलवायु है वो किस प्रकार से होती है? वो उच्च कटिबंधीय और सदाबहार वनस्पति वहाँ पाई जाती है। वहाँ की जो उष्ण जलवायु होती है, उष्ण जलवायु होने के साथ साथ वहाँ वर्षा अधिक होती है, इसलिए सदाबहार वन वहाँ पाए जाते हैं। अब हम बात करें यदि सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर सीधा चमके तो क्या होगा? देखिए, ये विषुवत रेखा, इससे 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ है कर्क रेखा, ये है हमारी कर्क रेखा। जब सूर्य यहाँ चमकता है तो ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है यानी कि उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी का मौसम होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है यानी कि सर्दी का मौसम होता है। जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? शीत ऋतु होती है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ठंड का मौसम अधिक होता है। इस केस में उत्तरी गोलार्ध में बड़े दिन, अब देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब गर्मी का मौसम होता है तो दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। और सूर्य जब कर्क रेखा पर चमकता है तो वहां पर कर्क संक्रांति पड़ती है। कर्क संक्रांति कब आती है? 21 जून को कर्क संक्रांति आती है। कब आती है? 21 जून को कर्क संक्रांति होती है, 21 जून। और 21 जून के दिन क्या होता है? 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और उसी समय, उसी 21 जून के दिन दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और शीत ऋतु में फिर इसका जस्ट अपोजिट यहाँ होता है कि यहाँ सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। अब चलते हैं हम, सूर्य जब मकर रेखा पर चमकता है, विषुवत रेखा से नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश पर यहाँ पे होती है मकर रेखा। मकर रेखा पर जो सूर्य चमकता है तो अब जस्ट अपोजिट केस बनता है। ऊपर की तरफ यानी कि उत्तरी गोलार्ध में होती है शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में होती है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम। और इस केस में मकर संक्रांति पड़ती है। जो मकर संक्रांति पड़ती है वो पड़ती है दिसंबर में, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर के दिन ये मकर संक्रांति पड़ती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी के मौसम की वजह से यहाँ सबसे बड़े दिन होते हैं और सबसे छोटी रातें होती हैं, जिसके अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में जो है वो सबसे छोटे दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं। अब यहाँ पर ये आप ये मत कहना कि मकर संक्रांति तो 14 जनवरी को होती है, वो एक अलग केस है। जो इस तरीके का जो इसमें जो गोलार्धों पर जो सूर्य के चमकने पर जो संक्रांति पड़ती है वो कर्क रेखा पर कर्क संक्रांति पड़ती है 21 जून को। और मकर रेखा पर जब सूर्य चमकता है तो उस दिन 22 दिसंबर को पड़ती है मकर संक्रांति। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उस केस में कर्क संक्रांति आती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इसके जस्ट अपोजिट यह जो कर्क संक्रांति 21 जून को आती है और उसी समय दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में यदि ग्रीष्म ऋतु है तो दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। और ऊपर अगर दिन बड़े हो रहे हैं तो यहाँ दिन बड़े हो रहे हैं, रातें छोटी हो रही, तो यहाँ दिन छोटे और रात बड़ी होंगी।
इसी समय उत्तरी गोलार्ध में परछाई सबसे छोटी बनती है। हाँ, अब ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट हो रहा है यहाँ पे कि जब सूर्य हमारे सिर पर सीधा चमकता है तो जैसे जैसे सूर्य सिर पर सीधा चमकता है तो परछाई जो है वो छोटी होने लगती है। आपने ये बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। जैसे जैसे सूर्य उगता है परछाई लंबी होती है, लेकिन जैसे ही दोपहर के 12 बजे जब सिर के ऊपर जब सूर्य आता है उस समय परछाई जो है गर्मी के मौसम में खासकर, क्योंकि गर्मी अपन लोगों ने देखा होगा सर्दी के मौसम में सूर्य भी अपन देखते हैं कि सूर्य भी थोड़ा तिरछा जाता है, लेकिन गर्मी में बिल्कुल ऊपर से होकर के गुजरता है और उस कंडीशन में परछाई जो है वो छोटी बनती है। जबकि सर्दी के मौसम में परछाई छोटी नहीं बनती क्योंकि सूर्य जो है वो तिरछा निकलता है। ये आपने नोट किया होगा, नहीं किया है तो अब सर्दी के मौसम में फिर गर्मी आए तब उस चीज़ को नोट कर लेना। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उस समय वहाँ पर परछाई जो है वो सबसे छोटी बनती है। अब नेक्स्ट आता है जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो मकर संक्रांति बनती है और ये दिन 22 दिसंबर के दिन होता है ऐसा। और इस मकर रेखा पर चूंकि विषुवत रेखा से नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में उस केस में शीत ऋतु होती है। और अपोजिट काम यहाँ पे वही पहले वाला ही होता है कि जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो यहाँ दिन बड़े रातें छोटी होती है दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर के दिन होता है जब सूर्य उत्तरी ध्रुव से सीधा चमकता है। आप देखिए जब सूर्य है वो उत्तरी ध्रुव पर सीधा चमकता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं ये उत्तरी ध्रुव ये होता है 90 डिग्री पर होता है ये उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री अक्षांश रेखा पर। तो उत्तरी ध्रुव पर जब सूर्य ऊपर से सीधा चमकता है, यहाँ से जब सूर्य सीधा चमकता है इधर, तो उस केस में बसंत विषुव बनता है। उस केस में क्या बनता है, बसंत विषुव बनता है। और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। और इस समय जब ये 90 डिग्री पर सीधा चमकता है तो उस समय विश्व में दिन और रात दोनों ही बराबर होते हैं, दिन भी और रात भी दोनों ही बराबर होते हैं। और ये जो विषु बनता है, जो बसंत विषु, ये है 21 मार्च के दिन बनता है। किस दिन बनता है, 21 मार्च के दिन। यानी कि 21 मार्च के दिन दिन और रात दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद जब सूर्य दक्षिण ध्रुव पर चमकता है, यहां से एक मिनट, ये हट नहीं रहा यहां से। जब यहां से सूर्य चमकता है दक्षिणी ध्रुव से, तो उस केस में सूर्य की जो दक्षिणी ध्रुव पर से सीधा चमकता है तो उस केस में शरद विषुव बनता है, शरद विषुव बनता है। और ये जो दिन होता है ये 23 सितंबर के दिन आता है, 23 सितंबर के दिन आता है। और इस समय शरद ऋतु का प्रारंभ होता है। और इस दिन भी सेम ही कंडीशन होती है, तो इस दिन भी दिन और रात बराबर होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 4 दिन हमने पढ़े हैं। राजस्थान के संदर्भ में यदि देखें तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। उसके बाद 21 जून के बाद 23 सितंबर को दिन और रात बराबर और बसंत ऋतु का आगमन होता है, यानी कि बसंत विषुव बनता है, विषुव होता है वहाँ पे। उसके बाद बसंत विषुव कहलाता है जब सूर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव पर सीधा चमकता है, उसको बसंत विषुव कहते हैं। उसके बाद 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पर सूर्य चमकता है सीधा, और उस केस में जो है वो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो उस केस में दिन छोटे और रातें बहुत लंबी होती हैं 22 दिसंबर के दिन। और शीत ऋतु होती है, अगर हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो शरद ऋतु के प्रारंभ हो जाता है। एक मिनट, सॉरी उल्टा बोल गई मैं, वापस से एक बार देखते हैं भाई। पहला था 21 जून जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो 21 जून के दिन सबसे बड़ी दिन और सबसे छोटी रात होती है जब यहाँ सूर्य चमकता है। तो फिर उसके बाद सूर्य यहाँ चमकता है उत्तरी ध्रुव पर, उस समय बसंत विषुव बनता है और वो दिन होता है 23 सितंबर। वो दिन कौन सा होता है, 23 सितंबर का होता है। उसके बाद
दक्षिण ध्रुव से सूर्य चमकता है तो वो दिन होता है 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर, एक मिनट, मकर रेखा पर जब सूर्य चमकता है, मकर रेखा पर सूर्य चमकता है तब वो दिन होता है 22 दिसंबर। और उस दिन मकर संक्रांति होती है और उस केस में सर्दी का मौसम होता है हमारे यहाँ पे, और दिन छोटे और रातें लंबी होती है। फिर उसके बाद 22 दिसंबर से पहले 23 सितंबर तो रह गया ना यहाँ पे। ये जो दक्षिणी ध्रुव पर चलता है, सूर्य चमकता है दक्षिणी ध्रुव से, तो वो आता है 23 सितंबर को, जो शरद ऋतु का प्रारंभ होता है। यही पिछली बार भूल गई थी और यही इस बार गड़बड़ हो गई। 23 सितंबर को शरद विषु बनता है और शरद विषु के दिन और रात बराबर होते हैं, और दिन और रात बराबर, और शरद ऋतु का प्रारंभ 21 जून। उसके बाद 21 जून के बाद यहाँ पे ये 22, देखिए 3 स्थितियां हैं, 3 तिथियां हैं, 21 जून, 21 मार्च, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। तो 21 जून गर्मी का मौसम और 22 दिसंबर सर्दी का मौसम। ये 2 मौसम तो हो गए। गर्मी में दिन बड़े रात छोटी, और सर्दी में दिन छोटे रात बड़ी। अब आता है 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दोनों दिन और रात बराबर होते हैं, और 21 मार्च को बसंत विषु और 23 मार्च को शरद विषु। चूँकि 23 सितंबर को शरद विषु, शरद ऋतु का प्रारंभ होता है, और 21 मार्च को बसंत ऋतु का प्रारंभ होने लगता है। चलिए, जब सूर्य दक्षिण ध्रुव से सीधा चमकता है तो शरद विषु कहलाता है, और यह 23 सितंबर को होता है। और इस दिन शरद ऋतु का प्रारंभ होता है और विश्व में दिन और रात आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका विस्तार की बात करेंगे। तो यहाँ हमने राजस्थान की स्थिति पढ़ी, विश्व, एशिया और भारत के संदर्भ में, और सूर्य की स्थिति के संदर्भ में। तो कल हम पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार किस प्रकार से है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।